स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साप IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड ईयर के बुक को हमने स्टार्ट किया था MPSC 2 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज, जिसमें कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 2 को हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के MPS 1, 2, 3 एंड 4 के बहुत सारे चैप्टर्स कवर कराए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि अर्जेंटीनियाई पैम्पस के बारे में पार्ट 1 में बताया जा चुका है। इस वाले वीडियो में हम लोग ब्राज़ील के उत्कर्ष और अपकर्ष चक्र के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस की बुक हमारे वेबसाइट sharpiqeducation.blogspot.com से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट नोट्स और असाइनमेंट की PDF इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर पा सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। ब्राज़ील उत्कर्ष और अपकर्ष चक्र, इस वाले टॉपिक में हम लोग ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे कि ब्राज़ील में अर्थव्यवस्था कैसी थी और यहाँ पे संसाधन संपन्नता क्या थी, किन किन चीज़ों का उत्पादन होता था और इसका अर्थव्यवस्था में विकास में क्या महत्वपूर्ण योगदान था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक चक्र पर आधारित, यानी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ की जो विकास थी, वह एक आर्थिक चक्र पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आर्थिक चक्र क्या कहलाता है। आर्थिक चक्र से अभिप्राय है कि विकास का एक निश्चित समय में एक मुख्य वस्तु के उत्पादन और निर्यात पर आधारित होना, यानी कि एक निश्चित समय में एक वस्तु के उत्पादन और निर्यात पर आधारित होना। यानी जैसे कि कोई एक निश्चित समय है, कुछ सालों का समय है, उसमें एक ही वस्तु का उत्पादन होता है और उसी का निर्यात करके उससे अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाता है और वहाँ पे विकास किया जाता है। तो यही आर्थिक चक्र कहलाता है। तो 1822 में ब्राज़ील के स्वतंत्र होने के बाद उसका आर्थिक विकास कुछ चक्रों पर निर्भर होता था। जैसे कि कुछ समय के लिए एक वस्तु का उत्पादन किया जाता था और फिर उसका निर्यात किया जाता था, और यही सिलसिला 20वीं शताब्दी तक चलता रहा। तो यानी कि मूलतः कहा जा सकता है कि ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था थी वह आर्थिक चक्र पर निर्भर थी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का वहाँ उत्पादन होता था और किस प्रकार यहाँ की अर्थव्यवस्था आर्थिक चक्र पर निर्भर होती थी। चक्र, सबसे पहले काष्ठ चक्र, जो कि 1500 से लेके 1530 तक चला। यानी कि 1500 से 1530 तक सिर्फ काष्ठ का उत्पादन होता था और इसका ही निर्यात किया जाता था। फिर उसके बाद गन्ना चक्र 1550 से लेके 1700 तक, यानी इसका जो काल है यह काफ़ी लंबा रहा। 1550 से लेके 1700 ईस्वी तक गन्ना चक्र, यानी गन्ने की उत्पादन की जाती थी। चीनी का उद्योग में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था और इसे निर्यात किया जाता था। फिर उसके बाद स्वर्ण चक्र, जो कि 1700 से लेके 1775 तक, यानी 75 वर्षों तक स्वर्ण चक्र चला। फिर रबर और कॉफ़ी चक्र 1850 से लेके 1930 तक। तो इस प्रकार से ये आर्थिक चक्र है जो कि ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था और विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ब्राज़ील में विकास का कारण निर्यात, यानी ब्राज़ील में विकास का कारण क्या था? निर्यात था। जितना उत्पादन होता था उसको निर्यात किया जाता था और इससे ही विकास किया जाता था। काष्ठ तटीय भूपट्टी क्षेत्र से आती थी। जो काष्ठ का उत्पादन था वह तटीय भूपट्टी क्षेत्र से किया जाता था। काष्ठ उत्पादन में कमी के बाद गन्ना अर्थव्यवस्था को ठीक किया। डचों द्वारा चीनी उद्योग स्थापित किए गए। जब काष्ठ के उत्पादन में कमी होने लगी तो निर्यात भी कम होने लगा और फिर विकास में भी कमी आ गई। इसीलिए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ पे यानी ब्राज़ील में गन्ना बोया गया, जिसमें पर्याप्त वृद्धि हुई। इसके बाद डचों द्वारा काफ़ी सारे चीनी उद्योग स्थापित किए गए, जिसमें ब्राज़ील का गन्ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस प्रकार से गन्ने की उत्पादन की गई और काफ़ी ज़्यादा इसे निर्यात किया गया और गन्ना चक्र लगभग 150 वर्षों तक चला और इसने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। यानी इससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सुधार आई और चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा और इसे निर्यात भी किया जाने लगा। राओ डी जेनेरियो में कॉफ़ी उत्पादन का केंद्रीकरण, जब गन्ना चक्र
खत्म हुआ तो और भी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होने लगा, जैसे स्वर्ण चक्र आया और उसके बाद रबर और कॉफ़ी चक्र आया। तो जो कॉफ़ी का केंद्रीकरण था वह राओ डी जेनेरियो में हुआ, यानी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा राओ डी जेनेरियो में उत्पादित किए जाते थे। स्वर्ण एवं रबर चक्र सीमित अवधि तक रहे। जो स्वर्ण और रबर चक्र थे वह काफ़ी सीमित अवधि तक रहे, बहुत ही कम समय तक रहे, लगभग 1700 से 1775 तक, यानी कि 75 वर्षों तक इसका चक्र चला। जिस प्रकार से गन्ना चक्र लगभग 150 वर्षों तक चला, उस प्रकार से किसी भी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा नहीं किया जाने लगा, और जितना गन्ना चक्र प्रभावित था अर्थव्यवस्था में, उतना बाकी सब वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था और इतना चक्र भी नहीं चला। कॉफ़ी की सर्वोच्चता सदैव बनी रही। जो कॉफ़ी थी इसकी सर्वोच्चता सदैव बनी रही, यानी कि 20वीं शताब्दी के बाद भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता था और उसे निर्यात किया जाता था। निर्यात में कमी के कारण उत्कर्ष चक्र अपकर्ष चक्र में परिवर्तित हो गए। जब निर्यात में कमी हुई तो उत्कर्ष चक्र यानी जो वहाँ की उन्नति थी वह अवनति में बदल गई। अब हम लोग आर्थिक प्रभाव के बारे में जानेंगे। आर्थिक चक्र अर्थव्यवस्था के विकास का साक्षी। जैसा आप सभी जानते हैं कि ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था थी वह आर्थिक चक्र पर आधारित थी और आर्थिक परिवर्तन चीनी चक्र से प्रारंभ हुआ। जब ब्राज़ील में गन्ना बोया गया और चीनी उद्योग स्थापित किए गए तो चीनी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था और चीनी की बहुत ज़्यादा मांग भी थी, जिस वजह से इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाने लगा और निर्यात किया जाने लगा। और यही कारण था कि जो वहाँ की आर्थिक परिवर्तन थी चीनी चक्र से काफ़ी प्रभावित हुई और यहीं से यह प्रारंभ भी हुई थी चीनी उत्कर्ष के कारण। अब चीनी उत्कर्ष के क्या कारण थे, क्यों चीनी की बहुत ज़्यादा मांग होती थी, इसके बारे में जानेंगे। समुद्र पार से अत्यधिक मांग। चीनी का उत्कर्ष इसलिए हुआ क्योंकि जो समुद्र पार देश थे यानी जो दूसरे देश थे वह इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग कर रहे थे। अफ्रीका से दास श्रमिकों का आयात। चीनी उत्पादन के लिए जो उद्योग थे उसमें काम करने के लिए अफ्रीका से दास और श्रमिक का आयात किया जाता था और जिससे कि उनको रोजगार प्राप्त होता था। इस वजह से भी चीनी की काफ़ी मांग थी। डचों द्वारा आधारभूत संरचना का विकास। जो डच थे वहाँ पे आधारभूत संरचना का विकास कर रहे थे, यानी काफ़ी बड़े बड़े वे लोग चीनी उद्योग स्थापित कर रहे थे जिससे कि चीनी का उत्पादन करने में काफ़ी सरलता आती थी। 17वीं शताब्दी के तीसरे दशक चीनी के मूल्य में गिरावट। इतना होने के बाद 17वीं शताब्दी के जो तीसरे दशक में चीनी के मूल्यों में गिरावट आ गई और इस वजह से चीनी उत्पादन कम होने लगा और चीनी चक्र भी समाप्त हो गया। अर्थव्यवस्था सीमित व कमज़ोर। और जैसे ही चीनी के मूल्यों में गिरावट आई, चीनी का उत्पादन कम होने लगा तो अर्थव्यवस्था सीमित और कमज़ोर हो गई। 1930 में कॉफ़ी चक्र में अर्थव्यवस्था संतुलित। और इसके बाद जब 1930 में कॉफ़ी चक्र प्रारंभ हुआ तब जाके फिर अर्थव्यवस्था संतुलित हुई। उत्कर्ष अपकर्ष से क्षेत्रीय असंतुलन। और यही प्रभाव था वहाँ का कि जो उत्कर्ष और अपकर्ष बार बार हो रहे थे, इस वजह से वहाँ पे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गई। आय व संपत्ति में असमानता। लोगों के आय व संपत्ति में असमानता आ गई। जो लोग थे वहाँ पे वो लोग पूरी तरह से बट गए और उनके आय और संपत्ति में भी असमानता आ गई। अब हम लोग सामाजिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। अप्रवास में वृद्धि। सामाजिक प्रभाव देखिए क्या है। अप्रवास में वृद्धि यानी कि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा लोग प्रवास करने लगे, यानी दूसरे देशों के लोग यहाँ पे आके बसने लगे। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन से देश के लोग यहाँ पे आते थे। तो अफ्रीकी श्रमिक। जब गन्ना का उत्पादन हो रहा था और चीनी उद्योग में कार्य करने के लिए लोग चाहिए थे तो अफ्रीका से काफ़ी ज़्यादा दास और श्रमिक का आयात किया जाता था, जिस वजह से अफ्रीकी श्रमिक का यहाँ पे प्रवास हुआ और यहाँ पे वो लोग आके बस गए। स्वर्ण चक्र में पुर्तगाल। स्वर्ण चक्र में पुर्तगाली यहाँ पे आके बसे और यहाँ पे रहने लगे। 20वीं शताब्दी तक यूरोपवासी कृषि कार्य के लिए ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व आए, यानी 20वीं शताब्दी में यूरोपवासी कृषि कार्य करने के लिए ब्राज़ील आके बस गए। विभिन्न जातियों का मिश्रण।
अब अप्रवास के चलते यहाँ पे दूसरे दूसरे देश के लोग आके रहने लगे और इसका प्रभाव यह हुआ कि ब्राज़ील में बहुत सारे जातियों का मिश्रण हो गया, यानी कि हर देश के अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे मिश्रित हो गए और यहाँ पे निवास करने लगे। जनसंख्या वृद्धि, जब दूसरे दूसरे देश के लोग यहाँ पे आ गए, जैसे अफ्रीका, पुर्तगाल, यूरोप, जब यहाँ के सारे लोग यहाँ ब्राज़ील में आके बस गए तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई, ब्राज़ील में जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या वृद्धि से व्यक्ति आय में कमी, जब जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई तो व्यक्ति आय में कमी हो गई, यानी कि लोग ज़्यादा हो गए और आय का स्रोत कम हो गया, जिस वजह से लोगों के प्रति व्यक्ति आय में कमी आ गई। पर्यावरण प्रभावित, और लोगों के आने से यहाँ का पर्यावरण भी प्रभावित होने लगा। लोगों को संसाधनों की ज़रूरत पड़ने लगी, रहने के लिए घर चाहिए होता था, जिस वजह से वो लोग लकड़ियों को, जंगलों को काट के घर का निर्माण करते थे। पर्यावरण संकट पैदा हो गई और जिस वजह से वहाँ पे जंगलों को ख़त्म करने से पर्यावरणीय संकट पैदा हो गई। उत्पादक भूमि बंजर हो गई, अब वहाँ पे लोग निवास करने लगे तो खेती की थोड़ी कमी हो गई, जिस वजह से उत्पादक जो भूमि थी वह क्या हो गई, बंजर हो गई। तो यही सब सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है जो कि ब्राज़ील में उत्पन्न होने लगे। आइए अब हम लोग चिली के बारे में जानेंगे। खनिज पदार्थों का महत्व, जो लैटिन अमेरिकी देश है चिली, इसमें खनिज पदार्थों का क्या महत्व था और विकास और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसका क्या योगदान था, तो जानते हैं हम लोग। चिली की अर्थव्यवस्था खनिज पदार्थों पर निर्भर थी। जो लैटिन अमेरिकी देश है चिली, उसकी अर्थव्यवस्था खनिज पदार्थों पर ही निर्भर थी। तांबा एवं नाइट्रेट, वास्तव में चिली की अर्थव्यवस्था में एक या दो खनिजों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। वह क्या है, मुख्य रूप से तांबा एवं नाइट्रेट, इन्हीं दो खनिजों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ऊपर आई। 17वीं शताब्दी में कोकविम्बो प्रांत में ताम्र खनन, 17वीं शताब्दी में कोकविम्बो प्रांत में ताम्र खनन, यानी कि ताम्र का, यहाँ पे तांबे का खनन था और यहाँ पे तांबे का उत्पादन होने लगा। 1818 में स्वर्ण उत्पादन, 1818 में चिली में स्वर्ण उत्पादन किया जाने लगा और इसका भी अर्थव्यवस्था में योगदान था, परंतु ताम्र और नाइट्रेट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। 1811 से 70 में चांदी उत्पादन, चिली में 1811 से 1870 तक चांदी का भी उत्पादन किया गया और यह भी अर्थव्यवस्था में छोटी मोटी अपनी भूमिका निभाता है। परंतु अर्थव्यवस्था में ताम्र की महत्वपूर्ण भूमिका, जैसा मैंने कहा कि एक या दो ही खनिज थे जो कि चिली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण थे और यह था ताम्र। तांबे का उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। 1880 से 1925 के बीच नाइट्रेट काल, चिली में खनिजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास 1880 से 1925 के बीच नाइट्रेट का था, यानी कि 1880 से 1925 के बीच नाइट्रेट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था और इसका निर्यात भी बहुत ज़्यादा था। कम श्रम एवं पूंजी से दोहन आसान हो गया, इसके उत्पादन में कम श्रम और कम पूंजी लगती थी, जिस वजह से इसका उपयोग यानी दोहन आसान हो गया। निर्माण कार्य में सर्वोच्च प्राथमिकता रेलवे को दी गई, इसके निर्माण कार्य में सर्वोच्च प्राथमिकता रेलवे को दी गई। नाइट्रेट केंद्रों से बंदरगाह तक, यानी नाइट्रेट केंद्रों से बंदरगाह तक लघु मार्ग एवं कम लागत के द्वारा पहुंचने के लिए बनाई गई, यानी रेलवे को क्यों बनाया गया देखते हैं। नाइट्रेट केंद्रों से, यानी जहाँ पे नाइट्रेट का उत्पादन होता था वहाँ से बंदरगाह तक इसे लघु मार्ग और कम पूंजी की वजह से रेलवे से पहुँचाया जाने लगा। कम, यानी नाइट्रेट केंद्र जहाँ इसका उत्पादन होता था वहाँ से बंदरगाह तक इसे रेलवे के माध्यम से भेजा जाता था, क्योंकि इसमें पूंजी कम लगती थी, इसलिए रेलवे को प्राथमिकता दी गई थी। चिली सरकार नाइट्रेट कंपनी से कर एकत्र करके विकास परियोजना
में लगा रही थी। नाइट्रेट के उत्पादन से और उपयोग से और भी बहुत सारे फायदे थे, जैसे चिली सरकार नाइट्रेट कंपनी से कर एकत्र करके यानी उनसे टैक्स लेके इसका और उपयोग कहाँ कर रही थी, विकास परियोजनाओं में, यानी चिली देश के लिए विकास परियोजनाओं में कर रही थी। नाइट्रेट उद्योग ने अर्थव्यवस्था एवं समाज में व्यापक प्रभाव डाला। नाइट्रेट का जब उद्योग हो रहा था, नाइट्रेट का उत्पादन हो रहा था, तो इसने अर्थव्यवस्था और समाज में व्यापक प्रभाव डाला। देश में रेल मार्ग व बंदरगाह का विकास हुआ। इसके निर्यात के लिए देश में रेल मार्ग और बंदरगाह का विकास हुआ। रोजगार में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई। गरीबी दर में कमी आई, और जैसे जैसे रोजगार में वृद्धि आई तो गरीबी दर में भी कमी आने लगी। तो इस प्रकार से हमने चिली के खनिजों का महत्व समझ लिया। तो ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस पूरे पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले पुराने वीडियो में हम लोगों ने अर्जेंटीनियाई पैम्पास के बारे में जाना है, उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को जाना है। फिर इस वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्राज़ील के उत्कर्ष और अपकर्ष को समझा है और इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को समझा है। इसके बाद चिली के खनिज पदार्थों के महत्व को जाना है। तो इस तरह से हमारा पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like my videos and please share it to your friends. Thanks for watching this.